अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल नूर नॉवेल्स वर्ल्ड में। तो नावल स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको नावल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो नावल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं नावल नेम तो लाजमी, और राइटर हैं इसकी सुहैरा अवैस। चलिए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। बहुत ही प्यारा सा और शॉर्ट सा ये नावल है। सर को काले रंग के स्टॉलर से कवर किए काले और सुर्ख रंग के इम्तिजाज वाला खूबसूरत सूट ज़ेब तन किए वो गर्दन अकड़ा कर उतरती हुई चली आ रही थी। कार के पास आकर इसके कदम थमे थे जहाँ दबीर खड़ा इस घंटे से इसके आने का इंतजार कर रहा था। बैठो गाड़ी में, वो संजीदगी से कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि माइदा इसकी तरफ आकर खड़ी हो गई थी और इसको रुकने का इशारा किया। आज कार मैं ड्राइव करूँगी, माइदा ने एक अदा से दबीर से अपना हुक्म जारी किया। फजूल बातें नहीं करो, गाड़ी में बैठो, पहले ही तुम्हारे बिनाव संकार की वजह से इतनी देर हो गई है। इसने माइदा की बात एक कान से सुनी और दूसरी से निकाली कजा के इसका हुक्म तस्लीम करता। हटो यहाँ से, वो चाबी दो मुझे, मैंने कहा ना कि आज मैं ड्राइव करूँगी। वो इसे दरवाजे से हटाते हुए बोली थी। खुशफहमी है आपकी माइदा दबीर मलिक। वो नाक से मक्खी उड़ाता इसे दूर करते हुए जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ओ मिस्टर, मैं सिर्फ और सिर्फ माइदा मलिक हूँ, अपना नाम मेरे नाम से मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा की तरह इसके नाम को लेकर इसका लहजा हकारत में चुका था। इसे जहर लगता था दबीर जब इसे अपना नाम देकर पुकारता था। मिस माइदा, जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, आपने अपने होशो हवास में ये काम अंजाम दिया था। अगर इतनी तकलीफ थी तो मुझसे या मेरे नाम से तो निकाह भी ना करना था। वो कार स्टार्ट करते हुए सुलग कर बोला था। माइदा का काट खाने वाला अंदाज इसे अंदर कहीं चुभा था। मैं कोई मरी नहीं जा रही तुमसे निकाह के लिए। तुमसे निकाह तो मेरी मजबूरी और शायद एक बड़ी गलती भी थी। और एक बात मेरी याद रखना, मैं ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही तुमसे लाजमी तलाक लूँगी। खैर छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ बैठो, मैंने ड्राइविंग करनी है। इसके बेनियाज अंदाज पर दबीर फिर से सुलगा था। ओह मजबूरी, सुनने में अच्छा लगा है। वैसे तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुमने सीधा निकाह पर राज़ी हो गई? सवाल बहुत दिलचस्प अंदाज में पूछा गया था। वो जवाब के मुंतज़िर था। तुम यहाँ से उठो, पहले काफ़ी देर हो चुकी है और अब देर की तो क्लास मिस हो जाएगी। माइदा ने जवाब कूल करना चाहा था। ना नहीं, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे दो, वरना मैं नहीं उठने वाला। बल्कि एक डील करते हैं, तुम मुझे अपनी वो खुफिया मजबूरी बता दो, मैं यहाँ सीट से उठ जाऊँगा। हकीकत उकलवाने का दबीर को भी खूब तजर्बा था। जब से इनका निकाह हुआ था दोनों के दरमियान चिक चिक तो होती ही रहती थी, पर अभी भी इस मौजू पर बात नहीं हुई थी। वो तो समझा था कि शायद निकाह बस बड़ों की मंशा के मुताबिक हुआ है और माइदा ने भी वालिदैन के दबाव में हाँ कर दिया। इसे तो पता ही नहीं था कि मजबूरी के तहत वो रजामंद हुई। ये क्या बदतमीज़ी है, मैं घंटे से खड़ी हूँ, जो कह रही हूँ वो करने के बजाय तुम फजूल सवाल कर रहे हो। उठो, सीट से बाहर निकलो। माइदा को गुस्सा आ रहा था इसकी ढिठाई पर। लो निकल आया बाहर, इसने कहते साथ ही कार का दरवाज़ा लॉक किया और चाबी मुट्ठी में दबा ली। अब तो तुम्हें ड्राइविंग की इजाज़त तभी मिलेगी जब मुझे वजह पता चलेगी। दबीर ब्लैकमेल करने लगा था। इसे बहुत अजीब लगा था। वो इससे इतनी बेजार है। निकाह को अभी कुछ अर्सा ही हुआ है कि मोहतरमा ने तलाक के ख्वाब पाल लिए। मुझे इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन मुकम्मल करनी थी, यहाँ आकर पढ़ना था, जिसकी मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी। इन्हें मेरे हॉस्टल में रहने से इतराज़ था और ये घर तुम्हारे कब्ज़े में था और तुम्हारे साथ किसी को माकूल रिश्ता ना होने की वजह से यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी थी। सिर्फ एक सूरत में मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती थी। फिर अम्मी ने तुमसे निकाह की शर्त रखी, जो दरअसल मेरे पापा और तुम्हारे पापा की मिली भगत थी। मुझ पर ख़त था यहाँ इस्लामाबाद आकर पढ़ने का, इसलिए मैंने हाँ कर दी। और अभी फिर अम्मी, अबू, ताया जान और ताई जान ने मिलकर तुम्हारी सूरत में एक तोप मेरे गले में डाल दिया था। बस यही वजह थी। अब दो चाबी और हटो यहाँ से। वो नज़रें चढ़ाकर बोली और अपनी आखिरी बात पर हथेली सामने की थी। इस सारे वक्त में वो बेयकीनी से इसको तक रहा था। इसे बहुत अजीब सा लगा था कि इसकी बेइज्जती की जा रही है। मतलब इसे इस्तेमाल का प्लान था माइदा का। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी वो। हरगिज़ नहीं। दूसरी तरफ जाकर चुपचाप बैठो, मैं पहले ही बहुत देर हो रहा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, पहले ही बहुत देर हो रही है। वो गुस्से से लफ्ज़ चबाते हुए बोला था और इसी हालत में डोर खोलता गाड़ी में फिर से कार स्टार्ट कर चुका था। माइदा ने हैरत से इसको देखा था। वो खड़ी देख रही थी कि ये क्या किया है इसने। मतलब कि इसकी हरकत का यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसने माइदा को चीट किया है डील करके, मगर बात उगलवाना
उगलवा कर अपनी बात से फिर गया। वो कौन सा ये बात बताने के लिए बेताब थी। अगर सुनने का हौसला नहीं था तो पूछा ही क्यों था। वो इसे हैरत से घूर रही थी। आज का ताज़ा अखबार लग रहा हूँ। जो चेहरे पर फिर ऐसे नजरें टिकाई बैठी हो, पहले कभी नहीं देखा। क्या तंज में ढला चुभता अंदाज माइदा को बहुत अजीब लगा था। दबीर प्लीज़ प्लीज़ मुझे ड्राइव करने दो। सिर्फ आज की बात है, एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए। वो अचानक उतर आई थी। दबीर इसकी बात पर कान धरे बगैर सामने देख रहा था। इसको अपने कहे पर कायम पाकर वो फिर से बोली थी, दबीर प्लीज़ देखो, मेरी दोस्तों ने शाजिया के ग्रुप से शर्त लगाई है और हम लोग आपस में डेयर एंड ट्रूथ एंड डेयर होता है ना, डेयर एंड डेयर लिखा हुआ है, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। इन्होंने चैलेंज किया था कि माइदा अगर खुद से ड्राइव करके आई तो वो ट्रीट देगी और ना कर पाई तो मेरे साथ साथ मेरे ग्रुप को भी की भी बेइज्जती हो जाएगी और वो शाजिया मजाक बना देगी। प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, ये ज़िंदगी में पहली बार था कि वो किसी से इल्तिजा कर रही थी। इतनी आजिज़ी इसने पहले कभी ज़ाहिर ना की थी। दबीर के सामने तो वो मरकर भी गिड़गिड़ाने को तैयार ना होती, लेकिन ग्रुप की इज्जत की खातिर इसने ये कड़वा घूंट पिया था। आंख से टपकता आंसू का एक कतरा इसकी बेबसी की गवाही दे रहा था, जो इसे दबीर की हरदर्मी देखकर महसूस हुई थी। न जाने आज इसको क्या हुआ था कि वो किसी तोड़ न माना था। माइदा इसके मस्बत जवाब की मुंतज़िर थी और वो इसकी खामोशी से कार में बैठने का। दबीर अपनी ज़िद में जीत चुका था और ज़िंदगी में पहली मर्तबा की दिखाई कि आज इसे भी माइदा के किसी काम ना आई थी। वो इसे हटीला बना देखकर बिला आखिर खामोशी से आकर इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। इसे चुप सी लगी थी। इसे मान था कि शायद वो इसकी बात मानेगा। लाख लड़ाइयाँ से ही पर इसे लगा था कि वो इसकी ख्वाहिश को अहमियत देगा, पर दबीर ने तो सारा मान, सारी उम्मीद चकनाचूर कर दी थी। वो सारे रास्ते अजीब दुखी अंदाज में इसको घूरती रही थी, जबकि इसने एक लम्हे को रास्ते से नजर नहीं हटाई थी और बस खामोशी से ड्राइविंग करता रहा था। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी आ गई थी। वो अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। इसका और शाजिया का सारा ग्रुप मुंतज़िर था। पैदल चल के आते हुए वो खुद को ऐसे महसूस कर रही थी कि शर्म से डूब मरेगी। शाजिया और चेलियों के तंजिया हंसी, हुटिंग, स्तन से भरे मजाक, उड़ाते हुए जुमले और इसकी सहेलियों का उतरा चेहरा इससे शर्मिंदा कर रहा था। हमारी गलती थी कि हमने तुम पर भरोसा किया था, नूरीन ने मिलतजाई लहजा अपनाते हुए कहा था। वो वहाँ से खिसक गई थी। ये भी माइदा की सपोर्टर में थी। बाकी भी इसके साथ होली। सिर्फ इसकी दोस्त अनीला इसके साथ थी, जो इसका हाथ थामती इसे तंज और तानों पर मुश्तबिल शोरगुल से परे ले गई थी। आई एम सॉरी अनीला, मेरी वजह से तुम्हें इंसल्ट हुई होगी। इससे फिर से रोना आ रहा था। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये तो मैं से खेलता हूँ, खाम परेशान मत हो। मुझे पता है तुमने कोशिश की होगी, पर कोई मसला हो गया होगा। दिल छोटा मत करो और मेरी मदद करो। आज प्रेजेंटेशन है ना मेरी। वो दोनों क्लास की जाने पड़ रही थी। माइदा को परेशान देखकर इसने इसको तसल्ली दी थी। फिर भी मेरी वजह से पूरा ग्रुप बेइज्जत हो गया है। वो अभी भी फिक्र में थी। अनीला ने इसे दिलासा दिया था। अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन मत लो प्लीज़। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, रिलैक्स रहो। यूनिवर्सिटी में सारा दिन भी बुरा ही गुजरा था। इसका दिल बोझल सा था। अनीला ने अगरचा खूब भिलाया, फिर भी वो मलूल रही और सारा वक्त अपनी खामोशी की नज़र किया था। वापसी पर भी यही हालत थी। घर आने के बाद भी कोई तब्दीली ना आई थी। दबीर घर आते ही छोटे से लाउंज पर पड़े सोफ़ों में दरमियानी सोफ़े पर धप से बैठा था और गहरी सांस खारिज की थी। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और इसको आवाज़ दी, आज बाहर से कुछ खाते आना। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ। बताओ कौन सा खाओगी। लबो लहजे में सुबह के झगड़े का शाइबा तक ना था। रहने दो, ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। ताई अम्मी ने सख्ती से मना किया है तुम्हें बाहर का खाना खाने से। मैं खुद कुछ बना लेती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं रज़िया, कल आ जाएगी तो बना लेगी। एक दिन से कुछ भी नहीं होता। रज़िया यहाँ की मुलाजमत थी, जो 4 दिनों के लिए छुट्टी पर गई थी। दबीर ने देखा था कि वो कितनी थकी हुई है, तभी बाहर से ऑर्डर करने की पेशकश की। कहा ना कि मैं बना लूँगी, बैग रख कर आने दो मुझे, फिर बना देती हूँ कुछ। सख्त लहजे में कहती वो कमरे की तरफ बढ़ गई। स्टॉल वगैरह उतार कर वो हाथ मुँह धोकर सीधा किचन में आई थी। बाल क्या जब मुकीद किए वो किचन की तरफ जा रही थी कि दबीर की आवाज़ पर इसने रुकने पर मजबूर किया। वो अभी तक वहीं बैठा हुआ था। छोड़ो ना, इतनी थकी हुई हो, पिज़्ज़ा नहीं खाना तो कुछ और मंगवा लेता हूँ। वो सोफे से उठकर इसके सामने आते हुए बोला था। एक बात की समझ नहीं आती, क्या रास्ता छोड़ो मेरा, वो खपकी से बोली। ठीक है तुम जाओ। इसे कड़े तेवरों के साथ देखकर इसने जाने को कहा। इसने अलमारी पर लगे हुक से एप्रन उतार कर पहना और फिर फ्रिज से चिकन और दूसरा सामान निकालने लगी थी। थोड़ी देर में वो सब तैयार कर चुकी थी। बस फिलावा समेटने ही लगी थी कि दबीर भी फ्रेश होकर आ गया।
कहाँ तक पहुंची खाना बनाने की कार्रवाई? इसका मूड खुशगवार था। खानों की खुशबू की इसकी भूख को चमका रही थी। बस बन गया। साफी से शेल्फ पहुंचते हुए इसने बेतनाई से बर्तन बरतते हुए बोला। बेतनाई बरतते हुए, सॉरी। फिर मैं जाकर खाना लगाता हूँ। लॉन वाली टेबल सेट कर लो, आज लॉन में लंच करेंगे। वो देखो मौसम कितना प्यारा है। वो किचन की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला था। ठीक है, मैं सलाह तैयार करती हूँ। लिया दिया सा लहजा इसकी नाराज़गी जाहिर कर रहा था। ओके डियर। वो ट्रे में चीज़ें जमा करता हुआ ताबेदारी से बोला था। मूड हर दर्जे खुशगवार था। मेज़ पर सलाद रख कर वो जाने ही लगी थी कि दबीर बोल पड़ा। ये क्या, तुम किधर जा रही हो? खाना नहीं खाना? क्या खाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं। वो नज़रें फेर कर बोली थी। यानी नाराज़गी इस हद तक थी कि वो शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रही। ओह, तो नाराज़ हो तुम? मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली भला? मेरा तो तुम पर ऐसा कोई हक नहीं है। ये बात कहकर तो जैसे इसने दबीर का दिल मुट्ठी में कर लिया था। बीवी हो तुम मेरी। वो इसकी कलाई थामते हुए चेहरे को अपने नसों के हिसार में लेते हुए बोला था, जहाँ इससे दुनिया भर के शिकवे दिखाई दिए थे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी। छोड़ो मेरा हाथ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। वो गुस्से से हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। अब दबीर को सही मायनों में अपनी सुबह वाली हरकत पर निदामत महसूस हुई थी। फिर पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कमरे से दाखिल वो कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके अपने पलंग पर लेट चुकी थी। इसे रोना आ रहा था, दिल बोझल हो रहा था इसके सुबह वाले रवैये और यूनिवर्सिटी में हुई बेइज्जती पर। इसलिए तकिए में मुँह छुपाए वो बेआवाज़ रोती जा रही थी कि दिल का सारा गुबार निकल जाए। रात तह बतह अपने पर फैला रही थी। वो अपने ज़वाल को पहुंच रही थी। दोपहर को जो मौसम खुशगवार लग रहा था वो अब कदरे खुनक हो रहा था। वो गर्म चाय से भरा मग उठाती हुई लॉन में आई थी और वहाँ बिछे हुए बेंच पर टांग जमाकर बैठी थी। सर्दी से बचाव के लिए महज एक शॉल ओढ़ रखी थी। इसके अलावा चाय की मदद से बदन में हरारत की तरसील जा रही थी। दबीर देर से ही कहीं बाहर गया था। वो इसी वक्त घर लौटा था। माइदा को बेंच पर बैठा देखकर इसके साथ आकर बैठ गया था। सॉरी यार, मुझे सुबह ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आ गया था, इसलिए बात नहीं मानी, पर मुझे माननी चाहिए थी तुम्हारी बात। आई एम सो सॉरी। इसने दिल से माफ़ी तलब की थी। इससे माइदा का रूठना बर्दाश्त न हुआ था। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है माफ़िया मांगने की। मैंने देख लिया है कि तुम्हारा हकीकी रूप। तुम यहाँ से जा भी सकते हो। तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ना जाओ। सर्दी महसूस की है। कोई गर्म लिहाफ भी नहीं है और हैं, गर्म लिहाफ कौन ओढ़ के बैठते हैं? कोई गर्म लिहाफ भी नहीं ओढ़ा तुमने। बीमार पड़ जाओगी प्लीज़। और मुझे अकेला छोड़ दो। एक तरफ बर्फ़ की मानित सर्द और चुभता हुआ लहजा, तो दूसरी तरफ इतना ख्याल हुमायदा की हरकतों से कन्फ्यूज़ हो रहा था। नहीं छोड़ूंगा, वो हड़दर्मी से बोला। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो चाय का कप साइड पर रखते हुए चलाई थी। बताओ क्या मसला है तुम्हें? क्यों सुकून से नहीं रहने देते? क्यों तंग करते हो? अगर ऐसे ही तंग करना है तो बताओ, मैं घर वापस चली जाती हूँ पढ़ाई की भाड़ में। तुम कभी कोई बात नहीं मानते मेरी, और तुम्हारा एटीट्यूड भी हमेशा बुरा ही रहता है। मुझे छोड़ो दबीर, छोड़ दो मुझे अकेला। मुझे तुमसे नफरत है, यही कहना चाहती हूँ ना? वो भरी बैठी थी और इस पर बुरी तरह बरस रही थी। दबीर इसकी बातें सुन रहा था और आखिरी जुमले का आधा हिस्सा खुद से पुर किया। हाँ, वो गुस्से से बोली थी। गलत, हकीकत कुछ और है माय डियर। बेशक तुम जो मर्जी कहो, तुम्हारा बेइख्तियार मेरा और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखना तुम्हारी चाहत की चुगली खाता है, जो शायद तुम्हें मुझसे है। इसका एतमाद देखने लायक था। मुझे तुम्हारी बेकार बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो लेट मी लीव लेट मी अलोन। मुझे तन्हा रहने दो, वो चिल्लाकर कह रही थी। इसे देखते हुए दबीर ने गहरी सांस ली थी और बात मानते हुए उठकर चला गया था। कितने हक से इसने गाड़ी की चाबी तलब की थी। इसने अफसोस से सोचा। वो वाकई से तंग करता था। फिर इस बार इसने मायदा को तकलीफ पहुंचाई थी और इसकी बात ना मानकर दिल भी दुखाया था। इसे ये एहसास शिद्दत से हुआ था। वो कुछ देर घर में ही रहा, फिर खुआरी के लिए बाहर निकल गया। खुआरी सॉरी रीडर्स। वो कुछ देर घर में ही रहा, फिर हवाखोरी के लिए बाहर निकल गया। वैसे भी मायदा को देख देख कर इसे सोच कर इसे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था, इसलिए वो दिल बहलाने को बाहर चला गया था। मायदा ने इसे निकलते हुए देखा था। अब रात हो चुकी थी और इसे गए बहुत वक्त भी गुजर चुका था, पर वो घर ना आया था। मायदा ने सारे घर के चक्कर लगा लिए। वो देर रात यूं बाहर रहता तो ना था। इसे तशवीश होने लगी थी। तसल्ली के लिए वो फिर से इसके कमरे का चक्कर लगा कर आई थी। सर्दी पड़ चुकी थी। अपने कमरे में टहलते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उफ, 12 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आया। वो मोबाइल पर वक्त देखते हुए परेशानी से बोली।
सोफे पर पड़ी शाल ओढ़कर वो फिर से लॉन में आई थी और अब बेचैनी से इंतज़ार में मशगूल थी। इसे गुस्सा आ रहा था कि इंसान इन्फॉर्म तो कर देता है या कम से कम अपना फ़ोन लेकर ही निकलता है ताकि खुद ना सही तो दूसरा बंदा ही बास पर्स कर ले। मगर नहीं, पता नहीं बाहर जाने की ऐसी कौन सी जल्दी थी कि मासूफ मोबाइल ही घर छोड़कर गए हैं। इसने जलकर सोचा था क्योंकि वो इसके कमरे में स्टडी टेबल पर पड़ा फ़ोन देख चुकी थी। वो बेचैनी से टहल रही थी कि गेट खुलने की आवाज़ पर दौड़ते हुए वहाँ तक आई थी। दबीर अजीब तरह लड़खड़ा रहा था। इसने खुद को संभालते हुए गेट बंद किया था। लड़खड़ाते हुए इसका तवाज़ुन कायम न रह पाया था, जिसकी वजह से इसे चलने में मुश्किल हो रही थी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि बुत बनकर देखती माइदा ने आगे बढ़कर इससे सहारा दिया। वो इसके मुंह से नागवार सी बू का एहसास हुआ तो माइदा का जी मचलाने लगा था। वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। माइदा को तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो शराब पी कर आया है, वरना दबीर ने तो आज तक सिगरेट को भी हाथ न लगाया था। इसे हैरत के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आया था। वो बमुश्किल इसे सहारा देती अंदर लेकर आई थी कि इसने दबीर की बुड़बुड़ाहट पर गौर किया। वो मुसलसल मुबहम से अल्फाज मुंह से अदा कर रहा था। पहले बुड़बुड़ाहट वाज़ेह नहीं थी। वो इसे आराम से बेड पर लिटा चुकी थी, पाँव से जूते निकालकर इस पर कंबल उड़ा चुकी थी। नाराज़ नज़रें इसका वजूद का अहाता किए हुए थी। हालत ऐसी थी कि ना वो इसे देखना चाहती थी और ना नज़रें फेर कर इसके वजी चेहरे से हटने को तैयार थी। इसका दिल कह रहा था कि वो शराब नहीं पी सकता, नशा नहीं कर सकता, पर सामने इसके होश से बेगाना वजूद जो दिल की गवाही का तमस्कुर उड़ा रहा था। वो बादल नाख्वास्ता जाने को मुड़ी कि इसकी बुड़बुड़ाहट पर फिर से शुरू होगी। अब की बार वो काफ़ी वाज़ेह अंदाज में कुछ कह रहा था। माइदा, माइदा, मैं नाराज़ खफ़ा नहीं, नाराज़ माइदा नहीं खफ़ा हो, मुझे दुख होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम नाराज़ होती हो। वो माइदा नाराज़ होती है मुझसे। दबीर की आंखें बंद थी, बस लब हिल रहे थे। वो मदहोशी के आलम में अपने टूटे फूटे लफ्ज़ अदा किए दिल का हाल सुना रहा था। इसे तकलीफ़ हो रही थी, माइदा की नाराज़गी से दुख पहुंच रहा था। शायद अपने हवास में होता तो शायद मुश्किल ही ये इकरार कर पाता। माइदा ठिठक कर रह गई थी। जहाँ इसे दबीर पर ढेरों गुस्सा आया था, वहीं इसी पल दिल बुरी तरह से दबीर की जानिब खिंचा चला गया था। वो बेसाख्ता इसकी जानिब जाकर इसके पास ही फर्श पर दोजानों होकर बैठी थी। बेड की साइड से नीचे लटकते हुए हाथ अपने नाजुक हाथों में लिए अपने होंठ करीब लाए और नरमी से इसके हाथों की पुष्ट को चूमा। आंखें आंसू से भीगी हुई थी। पहले इतनी देर इंतज़ार और परेशानी, फिर नशे में धुत बिगड़ी हुई हालत में देखने की तकलीफ का महसूस होना, और अब इसका बेहोशी में इतना खाली से सहार सुनकर इसका दिल भर आया था। दिल का बोझ हल्का करने को आंखों ने आंसू को फरार का रास्ता फ्राहिम किया था। वो गुजरते वक्त का एहसास किए बगैर इसे अपनी नज़रों के हसार में लिए मुसलसल रोती जा रही थी। रोते हुए इसने अपना सर बेड के किनारे टिका दिया। इसका दिल नहीं किया था कि वह वहाँ से उठकर जाए, और फिर वहाँ बैठे बैठे इसे पता नहीं लगा कब इसकी आंख लगी या कब वो सोई। सुबह दोपहर की आंख खुली तो सर बोझल सा हो रहा था। इसने गुजरे दिन के मुतालिक कुछ याद करने की कोशिश की, पर वो स्टॉल से जूस लेकर पीने के बाद कुछ याद न आया था। आंखें खोली, होश की दुनिया में वापस लौटा तो किसी की नाजुक हाथ अपने हाथ पर मौजूद देखकर एक दिल फरेब मुस्कुराहट होंठों पर फैल गई थी। माइदा को अपने करीब देखकर सुकून की एक लहर बदन में सफ़र करने लगी थी, पर ये यहाँ कैसे? वो इसकी मौजूदगी पर ठिठका था। फिर रात का एक एक मंजर इसे याद आया था। हाँ, वो लड़खड़ाते हुए घर में कदम रखना और फिर माइदा का दौड़कर इसे बचाना। इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ याद ना था। इसने अंदाज़ा लगाया कि माइदा ही इसे यहाँ छोड़ने आई थी। सारी रात बगैर किसी लिहाफ के वहाँ सोने की वजह से इसकी रंगत में नीलाहट छलक रही थी। दबीर ने जमाई लेते हुए मुंह खोला तो अपने मुंह से भभूका सूंघ कर वो उछल कर बैठा था। अपना हाथ माइदा के हाथ से आहिस्ता से छुड़वाया तो क्या वो ड्रिंक इसमें कुछ मिला हुआ था क्या? इसने सहन पर जोर डालते हुए सोचा और जल्दी से उठकर ब्रश करने चला गया। माइदा वहीं ज़मीन पर बैठी आंखें मूंदे पूरी नींद में थी। मुंह हाथ धोकर वो इसी हालत किसी काबिल बनी तो इसने माइदा की तरफ देखकर इसे गोद में उठाने की जसारत की ताकि इसको पलंग पर मुंतकिल कर सके, पर इसके हाथ लगाते ही माइदा की नींद की वादियों से यकदम बाहर निकली थी। पहले थोड़ा कसमसाई और फिर आंखें खोलकर देखने लगी थी। इसने हाथों की मुट्ठी सी बनाकर आंखें रगड़ी और फिर खुद को ज़मीन पर बैठा देखकर दिमाग पर जोर डाला। दबीर की इतनी करीब मौजूदगी भी बाइसे हैरत थी, पर यह हैरत चंद पलों की थी और इसकी जगह गुस्से ने ले ली। इसे हरगिज़ कल पूरी तरह से याद आया था। इसने गुस्से से उठने की कोशिश की तो पाँव जम से गए थे, तकरीबन सुन्न हो गए थे, इसलिए उठा ही ना गया था। वो गज़बनाक तेवर लिए दबीर को घूर रही थी और साथ ही
बेड के किनारे का सहारा लेती उठने की कोशिश भी कर रही थी। दबीर इसके बोलने का मुंतज़िर था। उठने की कोशिश में मुँह से एक कराह निकली थी। टाँगें बुरी तरह से दुख रही थी। आउच! वो आँखें नीचे कराते हुए उठी। दबीर ने आगे बढ़कर सहारा देना चाहा तो वो फ़ौरन भड़क उठी थी। दूर हटो, हाथ मत लगाना मुझे। रिलैक्स माइदा, क्या हुआ है? लगता है नशा करके याददाश्त में खलल आ गया है। वैसे ये तो होता ही है। इसने भरपूर चोट की थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं लिया माइदा। वो मुँह फुलाता हुआ सफाई देने लगा था। सब ऐसे ही कहते हैं। खून की गर्दिश टांगों में बहाल होती महसूस हुई तो वो कहकर जाने लगी थी। सच कह रहा हूँ, वो भी इसके पीछे लपका था। मुझे तुम्हारे झूठ या सच से कोई सरोकार नहीं है। रास्ता छोड़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो बिफरी हुई थी। सुबह सुबह इतना गुस्सा ठीक नहीं है। वो रास्ता रोककर बोला था। और तुमने जो कल किया है, क्या वो ठीक था? कांटदार लहजा अज़ियत की चुगली खा रहा था जो इसे इसकी हरकत पर महसूस हुई थी। मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले वो दरवाजे से बाहर कदम रखती इसने आगे बढ़कर फुर्ती से दरवाज़ा बंद किया था और बाकायदा रास्ता रोकते हुए आगे आ खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है? हटो आगे से। वो इसकी हालत पर भुनाकर रह गई थी। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही? वो मुस्तरब सा होकर बोला था। और इस तरह आगे आगे बढ़कर माइदा पीछे होते हुए दरवाजे के साथ मुल्हिका दीवार से जा लगी थी। इसकी आंच देती नज़र माइदा के रूठे हुए दिलनशीन चेहरे पर थी। इसके पास आने पर माइदा को अपना दिल मुट्ठी में होता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने बाजू दीवार पर टिकाए दाएं बाएं इससे फरार का रास्ता बंद कर चुका था। दबीर, दूर हटो। सुबह सुबह मेरे मूड का सत्यानाश ना करो तुम। प्लीज़ जान बख्श दो मेरी। डुबडुबाई आंखें लिए इसने धौंस भरी मिन्नत की थी। पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। प्लीज़, आई एम सो सॉरी। मैं अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए इसने इंतहाई नर्म लहजे में माफ़ी तलब की थी। इतना आसान है क्या? तुमने मुझे समझ क्या रखा है और ख़ुद को क्या समझते हो? पहले बात बात पर लड़ाई झगड़े करते हो, दिल दुखाना, तकलीफ़ देना। इसके बाद थोड़ी सी नाराज़गी क्या दिखा दी? हराम मुँह को लगाकर आ गए। बताओ क्या मिला शराब पीने से तुम्हें? और तुम ना जान छोड़ो मेरी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ना ही पढ़ना है। मैं अब्बू को फ़ोन करती हूँ, लाहौर माइग्रेशन करवा लूँगी। फिर सुकून से मनमानियाँ करते रहना। वो बगैर कोई लगी लिपटी लिए बोली। इसके सब रवैये जता गई थी। दोनों हाथों को इसके सीने पर रखे इसने ज़ोर से धक्का दिया था। वो पीछे तो हुआ था पर जल्दी से वहाँ से फरार हो गई। गलती इसकी भी थी तो दबीर भी कुछ कम ना था। दबीर अफसोस से सर हिलाता रह गया था। वो साफ इस्त्री शुदा कपड़े अलमारी में से निकाल कर वापस बाथरूम में घुस गई और नहा धोकर हुलिया सवार कर बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर इसका नाश्ता रखा हुआ था। माइदा भी वहीं बैठी थी। इसके आने तक अपना नाश्ता भी कर चुकी थी। नाश्ते के नाम पर सिर्फ ऑमलेट लिया था और दबीर को आता देखकर अपना चाय का कप उठाकर वो कमरे में आ गई थी। यहाँ चाय पी के जल्दी से तैयार हुई। यूनिवर्सिटी जाने का वक्त था। सो चुपचाप वो इसके साथ जाने के लिए रवाना हो गई थी। आज इसने फ्रंट सीट पर बैठना गवारा न किया था। तभी पीछे सीट पर बैठी थी। दबीर को वक्तन अपना बुरा लगा था। वक्तन माइदा, इसने ड्राइव करते हुए इसको पुकारा था। जवाब तो मिलना नहीं था, फिर भी इसने अपनी बात जारी रखी थी। आई स्वेयर, मैंने जानबूझकर ड्रिंक नहीं किया। कल जब मैं वॉक पर निकला था तो रास्ते में समीर मिल गया था। इसके साथ फुटबॉल क्लब चला गया था। फिर वापसी पर एक जगह फ्रूट ड्रिंक्स का स्टॉल लगा हुआ था तो हम लोग वहीं पर रुक गए। वो लोग फ्री ड्रिंक्स दे रहे थे। समीर का मूड नहीं था पर मैंने ले ली और एक नहीं काफ़ी बोतलें पी चुका था। समीर ज़्यादा पीने से मना कर रहा था लेकिन मुझसे रुका ना जा रहा था और वो मेरी बिगड़ी हालत बिगड़ने ही लगी तो देखते हुए स्टॉल वाले के पास गया था। शायद समझ चुका था कि ड्रिंक में किसी नशे की मिलावट थी। इससे पहले वो कुछ बोलता वहाँ पुलिस आ गई थी जिसने वहाँ लोगों को पकड़ लिया था। वो भागकर वापस कार में आया था और मुझे घर तक ड्रॉप करके बाहर से ही चला गया था। सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि कभी जूस को हाथ भी ना लगाया था। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ज़रा दिल नहीं लरसता। न जाने इस दिन कितने लोग इस जाहिल ने वो शराब पिलाई होगी। न जाने इस दिन कितने लोगों को इस जाहिल ने वो शराब पिलाई होगी। शायद लोगों को नशे का आदी बनाने के लिए कोई स्कीम निकाली है। वो ऐसी सारी रवाज सुना रहा था जिसे इसे सुनने में दिलचस्पी ना थी। वो सुनना नहीं चाहती थी पर कानों पर हाथ रखने के बावजूद भी सब सुनाई दे रहा था। इसने इसकी सारी बात का कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। शक्ल से वो नाराज़ थी पर दिल को सुकून पहुंचा था और इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि इसमें इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, वरना अपने लाइफ पार्टनर को ऐसी गंदी लत में मुलव्वस देखना किसी तकलीफ से कम ना था। शुक्र था कि हकीकत सोच के बरक्स थी, पर इसने चेहरे से किसी किस्म की तमानियत का इजहार न किया था और लब सिए बैठी रही। आज भी सारा दिन
बेजारी, उकताहट और खामोशी की नज़र हुआ था ये सिलसिला चंद रोज़ तक ही चलना था। एक शाम को वो मामूल के मुताबिक घर के छोटे से लॉन में टहल रही थी कि दबीर हाथ में चाय के कप 2 कप लिए इसके पास आया था और मोहब्बत से एक कप इसकी तरफ बढ़ाया। वो इसकी नाराज़गी दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था क्योंकि इसकी नाराज़गी इससे बेसुकून कर रही थी। वो ज़िंदगी में पहली बार मायदा पता नहीं क्या सोच रही थी कि अपने होश में ही ना थी। इसे कुछ पता ही ना चला। वो चाहती थी कि इसकी पेशकश कबूल करे, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, मगर यकदम मूसा किसी शैतानी गलबे की तरह इस पर मुसल्लित हुआ था और इसने बेख्तियार वो कप इसके हाथ से झपट कर ज़मीन पर दे मारा था। चाय उछल कर घास पर गिरी थी और फ़ौरन ही मिट्टी में जज्ब हो गई थी। मायदा हैरत से अपने हाथों को और फिर दबीर के चेहरे को देख रही थी। दबीर की भी हालत यही थी। मैं सुलह करना चाहता था, तुम बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं। कहा है ना, गलती हो गई है मुझसे और तुम खुद कौन सा काम हो। पर मैं हर बार माफ़ी मांगना हूँ, तुम बार बार ठुकरा रही हो और अब ये तो अक्का नहीं की थी मैंने तुमसे। मायदा के चेहरे पर टिकटिकी बांधे तलखी से बोला था और मुड़कर लंबे लंबे ढक भरता अपने कमरे में चला गया था और जाते ही जोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद करके चटकनी ऊपर करके लॉक किया। मर्द भी एक हद तक औरत के नखरे सह सकता है, बार बार की हठधर्मी इनकी अना को ठेस पहुंचाती है और यही किसी रिश्ते का इम्तिहान शुरू हो जाता है। या तो बात बन जाती है या फिर कभी ना बनने के लिए बिगड़ जाती है। या ये लड़की लगता है दिमाग जगह से हिल चुका है। मैं समझता था मामूली नाराज़गी है, पर यहाँ तो वो बाकायदा नफरत की मूरत बनी बैठी मेरी हर पेशकदमी को ठुकरा रही है। ठीक है, अगर वो नहीं मानती तो अब मैं भी मनाने की कोशिश नहीं करूँगा। वो सर झटकता हुआ खुद से बातें कर रहा था। आई की तो बात भी नहीं करूँगा। एक और फैसला करके वो दिल को बहला रहा था, अगर तलाक मांगेगी तो वो भी नहीं दूंगा, तो वो भी दे दूंगा। ज़बरदस्ती इस पर मुसल्लत रहकर अपनी बेइज्जतियाँ करवाने का हौसला नहीं है मुझ में। इसे इसकी तलाक वाली बात याद आई थी तो वो दिल बर्दाश्त होता नीचे फर्श को घूरते हुए अपने आप को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तलाक दे दे तो मेरी मोहब्बत का क्या होगा? मेरी मोहब्बत जो मैं इससे करता हूँ, नहीं मोहब्बत चाहे भाड़ में। मोहब्बत है तो क्या इज़्ज़त नफ्स का सौदा कर लूँ? ना जाने अपनी अक्ल किधर बांध कर आ गई है। ऐसे भी कोई कप फेंकता है क्या? मायदा के रूठ रवैये ने इसकी अक्ल में खलल डाला था। तभी उल्टी पुल्टी बातें सोच रहा था कि इसका दरवाज़ा बजने लगा था। मायदा दबीर के जाने के बाद कुछ देर बुत बनी खड़ी रही और अपनी हरकत समझ आने पर दौड़कर अंदर आई थी। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? वो इसके कमरे के बाहर खड़ी सोच ही रही थी। हिम्मत नहीं हो पाई थी कि दरवाज़ा बचाए। वो इतने प्यार से सुलह करने आया था और मैंने क्या कर दिया? डुबडुबाई आंखें लिए वो अपने आप को कोस रही थी। इसके हाथ दरवाजे पर थे, पर दस्तक देने से कतरा रही थी। बिलाखिर हिम्मत मजतमा करके इसने हल्की सी दस्तक दी। इसे अपनी गलती का फ़ौरन इज़ाला करना था। मदहोशी में कई दबीर की बातें इसके दिल पर असरअंदाज होने लगी थी और वो थक चुकी थी अपने और इसके दरमियान हाइल तलखियों से। बस अब सब ठीक करना चाहती थी। कोई जवाब ना पाकर इसने फिर से दस्तक दी थी। अब की बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से इसने दरवाज़ा बजाया था। फिर से कोई जवाब ना आया तो इसने दोबारा बजाया और अब वो कदरे तेज़ी से जल्दी जल्दी बजा रही थी, दबीर दबीर दरवाज़ा खोलो। वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए इसको पुकार रही थी। वो अनसुनी कर रहा था, दबीर प्लीज़ बात तो सुनो मेरी। वो मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी और वो बेरा बना नज़रअंदाज कर रहा था, दबीर खोलो ना प्लीज़, तुम सुन नहीं रहे क्या? अब वो बाकायदा रोने ही लगी थी। वो चला भी रही थी। दरवाज़ा बजाते-बजाते हाथ दुखने लगे थे। इसकी मुसलसल पुकार सुनकर दबीर को बिलाखिर तरस आ ही गया था। वो सुस्ती से उठा और जाकर चटकनी नीचे की। क्या मसला है? हाँ, चली जाओ यहाँ से। वो दरवाजे के पास आकर बोला था, दरिश्तगी से कहते हुए दरवाज़ा खोला। माथे पर बल नुमाया थे। प्लीज़, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अपने ध्यान में थी। आई एम सॉरी। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि वो तो फ़ौरन अंदर दाखिल होते हुए बोली थी, आई एम सॉरी दबीर। वो भीगी आंखें लिए बहुत जज्बाती होते हुए बोली थी। दबीर को यकीन करना मुश्किल था कि वो माफ़ी मांग रही है। अभी तो इसने कैसे बेदर्दी से इसकी मोहब्बत से पेश किए जाने वाली चाय ज़मीन पर कप समेत फेंकी थी और अब वो वहीं आकर इससे माफ़ी मांग रही है। माफ़ी किस लिए? हाँ, तुम तो नफ़रत करती हो ना मुझसे, फिर मेरा एहसास करने का फ़ायदा? इसका खुरदरापन अपनी जगह पर कायम था। शट अप, सॉरी बोल तो रही हूँ, इसका मतलब यही है कि मुझे एहसास है तुम्हारा। दबीर की बेवकत दबीर के बेवक्त के तंज पर मायदा ने इसको लिताड़ा था और ज़बरदस्ती इसके सीने से जा लगी थी। वो बुरी तरह से रो रही थी।
दिमाग था कि डिप्रेशन से फटने को हो रहा था। दबीर तो इस अचानक इकदाम पर गड़बड़ा कर रह गया। इससे पहले वो नरम पड़कर इसे हौसला अफजाई करता, या इसका कसूर माफ़ करता, इसकी पेशकदमी का जवाब देता। माहिदा को अचानक चक्कर आया था, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो बेदम होती इसके बाजुओं में झूल गई। माहिदा, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? माहिदा, वो परेशानी से इसके गाल थपक रहा था। पहली फुर्सत में वो इसे उठाकर माहिदा को अपने कमरे में लेकर गया। वहाँ इसे बेड पर लिटाकर बाहर आया और भागकर अपने फ़ोन उठाते ही डॉक्टर अब्दुल सलाम फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके सब सिचुएशन बताई। वो सही मायनों में परेशान हो गया था, पर डॉक्टर ने इसको तसल्ली देने के साथ साथ चंद हदायत भी दी। इनके मशवरे के मुताबिक हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। घंटे तक वो इसके सराहने के करीब कुर्सी खींचकर बैठा रहा था। नज़रें मुसलसल इसके चेहरे पर थी। इतनी प्यारी हो कितना अच्छा होता, थोड़ी स्वीट भी होती। वो इसे देखते हुए सोच रहा था। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आन ठहरी थी। घंटे बाद इसे होश आया। इसने आंखें खोली तो दबीर ने अपने मुस्कुराते होंठ सुकेड़ लिए थे। वो कब से माहिदा के हुस्न पर मुतासिर होकर सताइशी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। खैर, वो जागी तो दबीर अपनी जगह से उठा था। इसे देखते हुए माहिदा भी अपनी कोहनी का सहारा लेते उठ बैठी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ, वो संजीदगी से बोला, और इसका संजीदा बेतकल्लुफ़ लहजा माहिदा के लिए तकलीफ़दा था। वो कहकर जाने ही लगा। माहिदा ने फ़ौरन इसका हाथ थामा था। दबीर के कदम वहीं रुके। वो अपनी गहरी आंखों से माहिदा को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि क्या चाहती हो। माहिदा भी इसे देख रही थी। आंखों से वो सब कह रही थी जो इसके दिल कहना चाहता था। मोहब्बत के जलते दिए इसकी नज़रों में बहुत अच्छे से आया होते दिखाई दे रहे थे। माहिदा ने सिर्फ दबीर की माहिदा को सिर्फ दबीर की ज़रूरत है। आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। दबीर तो इसके चेहरे को ही ताक रहा था। कानों पर यकीन न आया था। वो सच कह रही है क्या? दबीर, प्लीज़ दबीर, रुक जाओ, माफ़ कर दो मुझे। वो अपनी जगह से उठकर इसके सामने खड़ी हुई थी और दोनों हाथ जोड़कर इसके सामने किए। दबीर ने मोहब्बत से इसकी जुड़ी हथेलियां अपने हाथों में ले ली। खबरदार, जो आइंदा मेरे सामने हाथ जोड़े, कहते साथ ही इसके लब मुस्कुरा उठे और माहिदा का चेहरा किसी कली की मानित खिल उठा। इसकी खुशी की इंतहा न रही थी। वो दोनों खुश थे, बेतहाशा खुश। बस इस एक कदम से दोनों के माबैन सब तलखियां कहीं तलफ होकर रह गई थी। आसूदगी भरी जिंदगी इनका खैर मुकदम करने को तैयार थी। तो जी, यहाँ हमारा शॉर्ट सा नावल ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको नावल पसंद आएगा। बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग नावल था। छोटी सी नाइस स्टोरी थी, पर थोड़ा सा और इसको जो है ना लिखना चाहिए था रीडर ने। आप अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नावल पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।